औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उस्ताद ज़ैन अज़ीज़ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम 7th क्लास की साइंस को आगे पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 डाइजेस्टिव सिस्टम का बकिया हिस्सा हम पढ़ रहे हैं। आपको पढ़ा चुका हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है हाजमे का निज़ाम। किस चीज़ के हाजमे का निज़ाम? खुराक के हाजमे का निज़ाम, कि खुराक हजम कैसे होती है। खुराक का वो नवाला जो हम खाते हैं, जब हम उसको सादा अज्जा में तब्दील कर देते हैं, सिंपलर फॉर्म में तब्दील कर देते हैं, इसका मतलब है कि खुराक हजम हो रही है, खुराक हजम हो चुकी है। डाइजेस्टिव सिस्टम हाजमे का निज़ाम, इसके पार्ट्स हैं, इसके हिस्से हैं। इसके हिस्से कौन से हैं? आपको पता है, माउथ, हम खुराक मुंह से खाते हैं, फिर मुंह से होती खुराक इसोफेगस में आती है, इसोफेगस से स्टमक के अंदर पहुंचती है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर गैर हजम शुदा खुराक लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर उसी गैर हजम शुदा खुराक को इस ओपनिंग के जरिए, इस सुराख के जरिए, एनस के जरिए जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाता है। हमने माउथ के बारे में पढ़ लिया है, इसोफेगस के बारे में भी पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिया है, स्टमक के बारे में भी पढ़ लिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में भी पढ़ लिया था। आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा रिपीट करेंगे और लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, इसके बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए, स्मॉल इंटेस्टाइन, मैदे से निकलकर खुराक, स्टमक से खुराक कहाँ आती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे ही खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है तो यहाँ पे खुराक के साथ दो काम होते हैं। पहला काम खुराक के साथ क्या होता है? पहला काम तो खुराक का हाजमा होता है। अभी जो बकिया हाजमा रहता है वो यहाँ पे होता है। मुंह में भी खुराक का हाजमा हुआ था, इसोफेगस में भी हुआ था, स्टमक में भी हुआ था। जो आखिरी लास्ट स्टेज है खुराक के हाजमे की, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहला काम ये होता है कि खुराक का बकिया हाजमा होता है, और इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद इसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यही हजम शुदा खुराक जल्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। ये दो काम होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब खुराक पहुंचती है तो खुराक का बकिया हाजमा होता है। इसके अंदर 3 जूस मिक्स किए जाते हैं। पहला जूस तो स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों के अंदर से आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों से जो जूस निकलता है उसको इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों से जो जूस निकलेगा, खुराक में शामिल होगा, उसको इंटेस्टाइनल जूस कहा जाता है। दूसरे नंबर पे जिगर से, लिवर से एक जूस निकलता है, उसको बाइल जूस कहते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार से निकला था, इंटेस्टाइनल जूस। लिवर से जो जूस निकलता है उसको बाइल जूस कहा जाता है। और तीसरे नंबर पे पंक्रियाज से, पंक्रियाज एक ग्लैंड है, पंक्रियाज से जो जूस निकलता है उसको पंक्रियाटिक जूस कहा जाता है। पंक्रियाटिक जूस कहा जाता है। जिगर से निकलने वाले जूस को बाइल जूस कहा जाता है, बाइल जूस कहा जाता है। तो ये 3 जूस हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है, ये इंटेस्टाइन की दीवारों से निकलता है। इंटेस्टाइन की दीवारों से जो जूस निकलता है उसको इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। लिवर से जो जूस निकलता है उसको बाइल जूस कहते हैं। और ये पंक्रियाज से जो जूस निकलता है इसको पंक्रियाटिक जूस कहते हैं। ये पहले नंबर पे जो खुराक का बकिया हाजमा होता है, तो इन जूसेस के मिक्स होने से खुराक का बकिया हाजमा हो जाता है। हम पढ़ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 काम होते हैं। एक हाजमा होता है खुराक का बकिया हाजमा, और दूसरे नंबर पे जो हजम शुदा खुराक होती है वो हमारे जिस्म में, हमारे खून में जज्ब होती है। पहले नंबर पे जो खुराक का हाजमा होता है, इस हाजमे में 3 काम होते हैं, 3 जूसेस मिक्स होते हैं।
जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, इस इंटेस्टाइन की दीवार से जूस निकलता है, उसको इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। और दूसरा जो जूस मिक्स होता है खुराक के अंदर वो लिवर से आता है, वो जिगर से आता है, उसको बाइल जूस का नाम दिया जाता है। वो भी इसी खुराक के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंची है, मैदे से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंची है, यही जूस मिक्स होता है। फिर इसके अंदर एक और जूस मिक्स होता है, उसको पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं, जो पैंक्रियाज से आता है। ये एक ग्लैंड है, ये तीनों ग्लैंड्स हैं। इंटेस्टाइन की दीवारों में भी ग्लैंड लगे हुए हैं, लिवर एक ग्लैंड का नाम है, पैंक्रियाज भी एक ग्लैंड है। ग्लैंड के बारे में हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये 3 ग्लैंड्स हैं, इन 3 ग्लैंड से 3 जूसेस खारिज होते हैं। ये तीनों जूसेस उसी खुराक के अंदर जो मैदे से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंची है, इसमें मिक्स होते हैं। तो खुराक का जो बकिया हाजमा है वो होता है। बकिया हाजमा खुराक का इन तीन जूसेस के मिक्स होने से खुराक हजम हो जाती है। अब जो खुराक हमने मुंह से खाई थी वो मुंह से हजम होती हुई इसोफेगस में आई। इसोफेगस ने भी अपना किरदार अदा किया। इसोफेगस से निकलकर खुराक स्टमक में पहुंची है, मैदे में पहुंची है। मैदे ने भी खुराक के हाजमे में अपना किरदार अदा किया है और स्टमक से निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंची है। इसमें भी ये काम हुए हैं खुराक के साथ। जो खुराक का हाजमा होना था वो हो चुका है। जो खुराक हजम नहीं हुई उसको गैर हजम शुदा खुराक कहते हैं। जो खुराक हजम नहीं हुई, अब 2 यहाँ पे है, एक हजम शुदा खुराक है, एक हजम शुदा खुराक और दूसरी है गैर हजम शुदा खुराक। गैर हजम शुदा खुराक, ये 2 चीजें हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, किसी छोटी आंत के अंदर एक हजम शुदा खुराक है और दूसरी गैर हजम शुदा खुराक है। जो हजम शुदा खुराक होती है, अब ये जज्ब होगी। ये हजम शुदा खुराक, ये जज्ब होगी। किसके अंदर जज्ब होगी? खून के अंदर जज्ब होगी। खून के अंदर ये हजम शुदा खुराक जज्ब होगी। तो इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए ये फर्ज करें, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये एक नाली है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक नाली है। अब खुराक इसी नाली के अंदर पहुंची है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन एक नाली है, ये लार्ज इंटेस्टाइन भी एक नाली है। ये नालियां हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन हो या लार्ज इंटेस्टाइन हो, ये ट्यूब्स हैं, ये नालियां हैं। अब खुराक पहुंची हुई है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये 2 खुराकें हैं, एक हजम शुदा खुराक है और दूसरी गैर हजम शुदा खुराक है। जो गैर हजम शुदा खुराक है वो आगे, ये गैर हजम शुदा खुराक, गैर हजम शुदा खुराक ये लार्ज इंटेस्टाइन में आएगी। जो हजम शुदा खुराक है वो यहाँ पे जज्ब होगी। इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हजम शुदा खुराक इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जज्ब होगी। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये उंगली नुमा उभार होते हैं। उंगली नुमा उभार इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इसकी दीवार के अंदर ये उंगली नुमा उभार होते हैं, जिसके अंदर खून की नालियां होती हैं। ये खून की नाली है, इन उभारों के अंदर खून की नालियां हैं। जो हजम शुदा खुराक है यहाँ पे मौजूद है, जो हजम शुदा खुराक यहाँ पे मौजूद है, छोटे सुराखों के जरिए ये हजम शुदा खुराक इन उभारों से होती हुई इन खून की नालियों के अंदर चली जाती है। खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलकर खून के अंदर जज्ब हो गई है, इन खून की नालियों के अंदर जज्ब हो गई है। पहले आपको ये बता दूं, इन जो उभरे हुए उंगली नुमा साख्ते हैं, उभार हैं, इनको कहते हैं विली। स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों में ये जो उभार हैं, ये उभरी हुई साख्ते हैं, इनको विली कहा जाता है। इनके अंदर खून की नालियां पाई जाती हैं। जो खुराक हजम शुदा है, ये वाली, ये हजम शुदा खुराक इन विली के अंदर जो छोटे छोटे सुराख हैं, इन सुराखों से निकलकर खून के अंदर चली जाती है।
ये हजम शुदा खुराक अब खून में आ चुकी है, तो ये हजम शुदा खुराक खून में जाती है, अब खून पूरे जिस्म में जाता है। इसका मतलब ये है जो खुराक हमने मुंह से खाई थी वो हमारे जिस्म को लग गई है। ये हजम शुदा खुराक हमारे खून में, हमारे जिस्म में चली गई है। बाकी जो गैर हजम शुदा खुराक है वो पहुंचती है लार्ज इंटेस्टाइन में। गैर हजम शुदा खुराक लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचती है। तो ये खुराक के लिए जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 हिस्से हैं, एक, ये 2 और ये 3। इसके बाद एनस होता है, ओपनिंग होती है। अब ये जो गैर हजम शुदा खुराक है इसमें जो चीज हजम हो गई थी वो तो खून में चली गई है। अब इसके अंदर अभी भी कुछ ऐसा है जो हजम करने के काबिल है। इसके अंदर पानी मौजूद होता है। जो पानी हमने पिया है, जो पानी इस खुराक के अंदर मिक्स हुआ था, जो हमने मुंह से खाई थी, अभी इसी गैर हजम शुदा खुराक के अंदर पानी मौजूद है। इस गैर हजम शुदा खुराक के अंदर ये पानी मौजूद होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में यही पानी जो गैर हजम शुदा खुराक के अंदर है, ये पानी ये क्या होता है, जज्ब होता है। बकिया मांदा जो पानी है गैर हजम शुदा खुराक के अंदर, ये पानी लार्ज इंटेस्टाइन में जज्ब होता है। तो ये पानी कहाँ चला जाता है, ये भी खून के अंदर चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द खून की नालियाँ होती हैं। ये पानी लार्ज इंटेस्टाइन से निकलकर खून के अंदर पानी जज्ब हो जाता है। ये पानी खून के अंदर जज्ब हो जाता है। तो जो खुराक हमने खाई थी वो माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन तक 2 हिस्सों में तब्दील हो चुकी थी। एक हजम शुदा हिस्सा था और दूसरा गैर हजम शुदा हिस्सा था। हजम शुदा हिस्सा खुराक का ये तो चला गया हमारे जिस्म में, खून के अंदर। जो गैर हजम शुदा खुराक है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंची। इस गैर हजम शुदा खुराक में पानी मौजूद था। पानी की जिस्म को जरूरत होती है। ये पानी खून के अंदर जज्ब हो जाता है इसी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर से। अब जो बचा है वो बिल्कुल ठोस हालत है, वो बिल्कुल ठोस हालत है, सॉलिड हालत है गैर हजम शुदा खुराक की। वो आगे सफर करती है यहाँ तक के लार्ज इंटेस्टाइन के आखिरी हिस्से में पहुंच जाती है, जिसको रेक्टम का नाम दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो आखिरी हिस्सा है ये रेक्टम है। ये गैर हजम शुदा खुराक इस रेक्टम में पहुंचती है। ये रेक्टम जो है ना, इसके आगे एनस है। ये वाला जो ओपनिंग है, ये सुराग है, इसको एनस कहा जाता है। इसी गैर हजम शुदा खुराक को एनस के जरिए, इसी सुराग के जरिए, इसी ओपनिंग के जरिए जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाता है। यहाँ तक कि हमारा हाजमा कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारा हाजमे का निज़ाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। खुराक हमने खाई मुंह से, माउथ ने भी अपना किरदार अदा किया, इसको सिंपल फॉर्म में तब्दील किया। माउथ से आगे इसोफेगस ने भी अपना किरदार अदा किया। खुराक पहुंची स्टमक के अंदर, स्टमक ने भी अपना किरदार अदा किया। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खुराक पहुंची। यहाँ पे खुराक 2 हिस्सों में बंट गई। एक हजम शुदा खुराक है और दूसरी गैर हजम शुदा खुराक। जो हजम नहीं हो सकी वो आगे चलेगी। हजम शुदा खुराक खून के अंदर जज्ब होगी। गैर हजम शुदा खुराक लार्ज इंटेस्टाइन में आती है। लार्ज इंटेस्टाइन में ये गैर हजम शुदा खुराक जब पहुंचती है तो इसके अंदर नमी मौजूद होती है, पानी मौजूद होता है। ये पानी ज़रूरत होती है जिस्म को, यही पानी खून के अंदर वापस जज्ब हो जाता है। बकिया जो सॉलिड, जो ठोस गैर हजम शुदा खुराक बची है वो आगे की तरफ हरकत करती हुई यहाँ तक कि लार्ज इंटेस्टाइन के आखिरी हिस्से रेक्टम में पहुँच जाती है। रेक्टम के आगे एनस है। एनस एक सुराख का नाम है, एक ओपनिंग का नाम है। इसी ओपनिंग के जरिए, इसी सुराख के जरिए ये गैर हजम शुदा खुराक को जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाता है। अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह इसके आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। शुक्रिया।